नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अर्थ तक विथ राहुल में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, जो कि किसी भी भाषा का रूपरेखा तैयार करता है व्याकरण। तो हम आज हिंदी व्याकरण को स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम समझेंगे व्याकरण शब्द जो है, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा। व्याकरण शब्द का संधि विच्छेद करने पर वी धन आ धन करण, ये व्याकरण शब्द का संधि विच्छेद हो गया। व्याकरण वह ग्रंथ या पुस्तक है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। किसी भी भाषा को समझने, लिखने और उसको शुद्ध प्रयोग के लिए व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? वर्ण, शब्द, वाक्य। सबसे छोटा है वर्ण, फिर है शब्द, फिर है वाक्य। अब वर्ण विचार क्या है? वर्ण विचार वर्णों का शुद्ध लेखन, वर्णों का शुद्ध उच्चारण, वर्णों का शुद्ध प्रयोग, इसको क्या कहेंगे? वर्ण विचार। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। ध्वनि किसे कहेंगे? अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए परीक्षा में कि ध्वनि किसे कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। लेकिन अगर आपसे कभी पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि मौखिक इकाई है या लिखित इकाई है। अगर मौखिक इकाई पूछ रहा है तो ध्वनि हो जाएगा, लिखित इकाई पूछ रहा है तो वर्ण हो जाएगा। आगे है मौखिक ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो वो मौखिक हो गया, जिसे हम ध्वनि कहेंगे। लेकिन अगर उसको लिख दिया जाए तो वर्ण हो जाएगा। अब वर्ण अगर मौखिक और लिखित न कहे, एग्जाम में आपसे सीधे सीधे पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग कौन सा है, उसमें भी आपका उत्तर वर्ण हो जाएगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। लेकिन अगर लिखित रूप में पूछे तो वर्ण, और मौखिक में पूछे तो ध्वनि। ऐसे भी पूछ सकता है और इस तरह भी पूछ सकता है। अब आइए देखते हैं शब्द किसे कहेंगे। भाषा के अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द। शब्द बोलने से कोई अर्थ प्रकट होता है, उसे क्या कहेंगे? शब्द। वाक्य किसे कहेंगे? भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होगा? वाक्य होगा। जब आप किसी वाक्य को बोलते हैं तो उसमें निहित भाव को जो प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य को ही भाषा का सबसे बड़ा अंग माना जाता है। अगर हम इसका आरोही क्रम लिखें तो हो जाएगा ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य। सबसे छोटा है ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य। यह क्या है? बढ़ते क्रम में लगा है। अब अर्थ के आधार पर 2 इकाई होती है। कौन कौन सी? शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य क्या है? अर्थ के आधार पर 2 इकाइयाँ हैं। किसकी? व्याकरण की। आइए साथियों, इसी क्रम में
आगे बढ़ते हुए देखते हैं वर्ण। वर्ण के दो भेद हैं, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या है, व्यंजन क्या है? स्वर स्वतंत्र होते हैं, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। स्वर को अगर लिखा जाएगा अ, तो ये अ बस रहेगा। ई, ए, तो ये इसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। इसे संस्कृत में अच कहते हैं। स्वर को संस्कृत में क्या कहते हैं? अच। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में स्वर को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं? अच। इनकी संख्या कितनी होती है? 11। अब 11 कौन कौन सी हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब अंग और अह आपके मन में आ रहा होगा कि ये कहाँ चला गया। हम बचपन में पढ़े हैं कि अंग और अह को भी स्वर के में गिना जाता था। तब इनकी संख्या कितनी हो जाती थी? 13। बचपन की कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि स्वरों की संख्या 13 होती है, लेकिन यहाँ आकर हम जान चुके हैं कि अंग और अह, अंग और अह को क्या कहा जाता है? अयोगवाह। जो स्वर के बाद में और व्यंजन के पहले आती हैं उनको क्या कहा जाता है? अयोगवाह। अयोगवाह नाम किसने दिया? आचार्य किशोरी दास ने। आचार्य किशोरी दास जी ने अयोगवाह नाम दिया था। इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा अ धनयोग धनवाह, जिसका अर्थ निकल कर आएगा नहीं जुड़कर वर्ण। नहीं जुड़कर वर्ण। यह सिर्फ स्वरों पर प्रयोग किए जाते हैं, व्यंजन पर नहीं। जैसे अगर हम लिख रहे हैं कंठ, कंठ। अब यहाँ आपको देखने में लग रहा है कि ये क पर लगा है, अंग की मात्रा, लेकिन अगर इसको तोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा क, इसमें हलंत आ जाएगा प्लस अ प्लस ठ। इसको आगे नहीं तोड़ते हैं रहे हैं। ये जो अंग का मात्रा यहाँ आपको दिख रहा था, ये इस पर लगेगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्वरों पर प्रयोग किए जाते हैं, व्यंजन पर नहीं। आगे देखते हैं, समझते हैं री को। अगर इस तरह री बनी हुई है तो ये हिंदी में प्रयुक्त होने वाली री है, जिसको कहते हैं ह्रस्व री। ये है ह्रस्व री, जो कि हिंदी में प्रयुक्त होती है। लेकिन अगर इसी को इस तरह डबल घुंडी लगा दिया जाए तो ये संस्कृत वाली री से ऋषि हो जाएगी, जो कि संस्कृत में प्रयुक्त होती है। क्या है? दीर्घ री है। और री, री हिंदी में अगर प्रयोग होंगे तो तत्सम रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। इस तरह का री और री में डबल डुंडी लगा रहेगा, इसे क्या कहते हैं? संस्कृत में लिखी जाने वाली री, जिसे दीर्घ री कहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें।